हमारे साथ शिक्षालय पॉडकास्ट के इस बार के मेहमान हैं दिल्ली पुलिस के जवान, जो मिसाल है संगीत के संग अपनी वर्दी के एक अद्भुत कॉकटेल का, और जिन्हें आजकल दुनिया वर्दी वाले सिंगर के नाम से जानती है, और जिन्होंने इंडियन आइडल तक की यात्रा भी तय की है, और जो काफ़ी सौम्य, मृदुल और मृदभाषी हैं। सभी के प्यारे रजत राठौर और शिक्षालय के रजत भैया, प्रणाम। मेरा नाम अनु है। चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम। प्रणाम। स्वागत है आपका शिक्षालय पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। बच्चे आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरू करें? हाँ जी प्लीज़। तो जिससे आपकी पहचान है, जिससे लोग आपको इतना प्यार करते हैं, म्यूज़िक, तो मेरा पहला सवाल है कि म्यूज़िक आपके लिए क्या है? देखिए, बहुत कठिन सवाल भी है और बहुत सरल जवाब भी है। मुझे लगता है कि म्यूज़िक मेरे लिए सब कुछ है। म्यूज़िक बहुत 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 ऐसा लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसका आंसर देना इतना आसान नहीं है। म्यूज़िक सब कुछ है और म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी का एक दिनचर्या की तरह है। तो इट्स लाइक लाइफ, इट्स लाइक रूटीन, इट्स लाइक हैबिट। तो आपके संगीत का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरे संगीत का जो सफ़र है वो बचपन से ही शुरू हुआ। मेरी मम्मा गाती थी, मेरी जो माता जी हैं वो गाना गाती थी, तो उनको सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ, उनको सुनते सुनते बड़ा हुआ। मुझे याद है वो किचन में गुनगुनाया करती थी। शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बट वो गाती थी। उनको म्यूज़िक करना था पर कर नहीं पाई। उनके अपने कुछ रीजंस रहे होंगे अपनी लाइफ के। तो उनको सुनते सुनते मैं बड़ा हो रहा था। रसोई में जब वो खाना बनाती थी, वो गुनगुनाती थी, उनको मैं सुनता था। तो तब से ही मेरा म्यूज़िक का सफ़र मुझे लगता शुरू हो गया था। तो आप अपने संगीत से वर्दी तक के सफ़र के बारे में कुछ बताइए। मेरे को म्यूज़िक बचपन से करना था, और वर्दी जो है, वर्दी मतलब जो मेरी जॉब है दिल्ली पुलिस की जी, ये मुझे काफ़ी टाइम बाद मिली है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पुलिस की जॉब करूँगा। ये इट वाज अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी कि मुझे जाना कहीं और था, मैं चला कहीं और गया, और उसका एक मिक्सअप होके लोग मुझे आज ऐसे पहचानते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पुलिस वाला भी बनूँगा। सो हाँ, तो मतलब मैंने कॉलेज के बाद जॉब ली और फिर मैं पुलिस वाला हो गया, फिर मैं पुलिस वाला सिंगर हो गया। तो बहुत छोटी सी उम्र में आपने अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद आपने अपनी जिम्मेदारियों को अपने संगीत से ऊपर रखा। तो उस समय आपने सब कुछ कैसे मैनेज किया? देखिए, सच बताऊं तो मैंने उस टाइम इतना सोचा नहीं। मुझे लगता है कि मुझे म्यूज़िक करना था, बट उस टाइम मेरी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उनकी ज़रूरत थी, मैंने उसको पहले रखा, अपनी मदर को पहले रखा। बिकॉज मेरी मम्मी ने ही मुझे म्यूज़िक सिखाया। बचपन में उन्होंने मुझे गिटार सिखवाया। उन्होंने कभी खुद नहीं सीखा, पर मेरे ऊपर इतनी मेहनत करी। तो मुझे लगा कि ठीक है, पहले फैमिली को सपोर्ट करते हैं। मेरी दी भी थी एक। उसके बाद मुझे लगा कि जब मैंने जॉब ले ली, जॉब मैंने कर ली, अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, देन कमांडो ट्रेनिंग मैंने करी है। उसके 2-3 साल बाद जब मैं एकदम स्टेबल होने लगा जॉब में, मुझे पता, देन आई रियलाइज्ड कि म्यूज़िक को भी साथ करना है। तो बस फिर मैंने म्यूज़िक को भी कंटिन्यू कर दिया। तो शिक्षालय में रहते हुए हमने ये देखा और जाना है कि पुलिस ड्यूटी कितनी मुश्किल होती है। तो आप पुलिस ड्यूटी करते हुए भी अपने म्यूज़िक को साथ लेकर चलते हैं और उसमें कोई कमी नहीं आने देते। तो आप दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, मुश्किल होता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत आसान चीज़ है, पर मुझे लगता है कि आप जब किसी चीज़ से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, दोस्ती हो, आप उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं अगर वो आपकी प्रायोरिटी होती है। तो मैं जॉब से पहले कुछ म्यूज़िक करके जाता हूँ, कुछ प्रैक्टिस करके जाता हूँ। जॉब से आने के बाद कभी कभी कर लेता हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। मैं बहुत मूडी हूँ, और ये होता है, आप आर्टिस्ट होते हैं तो थोड़ा बहुत आपके साथ चलता है। आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट, बट मुझे लगता है कि हाँ, जब मेरे को मौका लगता है तो मैं म्यूज़िक कर लेता हूँ। तो आप रियाज़ करते वक्त ऐसी कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, और ये टेक्निक्स एक म्यूज़िक स्टूडेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं खुद अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, और म्यूज़िक मैंने क्लासिकल ज़्यादा नहीं सीखा है, तो मैं इतना रियाज़ भी नहीं करता हूँ, बट करता हूँ। मतलब अपना वार्म अप मैं ज़रूर करता हूँ अपने मॉर्निंग का। सो मुझे नहीं पता वो बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। मैं आई डोंट नो, मैं सीरियसली मैं नहीं जानता हूँ। बट मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह उठ के सा लगाता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमिंग करता हूँ, एंड उसके बाद लो नोट्स की मैं प्रैक्टिस करता हूँ। कोशिश करता हूँ सुबह हाई ना गाऊँ, एंड इवनिंग में मैं बॉलीवुड, या मतलब जब मुझे हाई नोट्स गाने का मौका मिलता है
तो वही तो सरगम की प्रैक्टिस कभी कभी, तो ये तो बेसिक्स है, मुझे लगता है इससे काफ़ी इम्प्रूव होता है एज अ सिंगर। और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक भी सुनो, अच्छा म्यूज़िक सुनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कोविड-19 के दौरान आपका तेरी मिट्टी सॉन्ग काफ़ी वायरल हुआ था, यहाँ तक कि अक्षय कुमार जी ने भी आपके इस गाने को शेयर किया था, तो तब आपको कैसा महसूस हुआ था? अच्छा महसूस हुआ था मतलब अच्छा ही महसूस होगा। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, मतलब 21 मे बी 22। सो हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मैं म्यूज़िक से थोड़ा सा दूर खिंच रहा हूँ। बट एक वीडियो वायरल होना होता, आजकल वायरल शब्द बहुत अच्छा और बेकार दोनों होने लगा है, बट मेरे लिए अच्छा था। सो अच्छा लगा था। बट उस टाइम मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि अगर मेरे म्यूज़िक को कोई अब पसंद कर रहा है, दैट मीन्स कि कुछ तो है, इसको मैं अब कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो एक मोटिवेशन मेरे अंदर रहा उसकी वजह से। तो क्या आप वो गाना हमारे लिए आज लाइव सुना सकते हैं? हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं गा पाऊँ। प्लीज़। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों मैं लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। क्या आपको कभी पुलिस ड्यूटी और म्यूज़िक में कोई समानता नज़र आई है? डिसिप्लिन, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को डिसिप्लिन चाहिए। तो पुलिस की जॉब को भी डिसिप्लिन चाहिए, म्यूज़िक को भी डिसिप्लिन चाहिए, दोनों को ही। तो एक यही समानता मुझे लगती है, बाकी दोनों में कोई ऐसी खास मुझे नहीं लगी है कभी। बट यस, मुझे लगता है कि मैं अपने इनिशियल टाइम में काफ़ी लापरवाह था। मैं अपने घर का सबसे छोटा लड़का हूँ, बच्चा हूँ। तो हमारे मतलब हम 3 भाई बहन हैं, तो मैं था थोड़ा सा लापरवाह। लेकिन मैंने जब जॉब ली है और ट्रेनिंग करी है, उसके बाद से मेरे अंदर काफ़ी डिसिप्लिन आया है। मैं एज अ पर्सन मैंने काफ़ी ग्रो करा है, तो वो मेरे म्यूज़िक को हेल्प करता है। तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए, कहाँ और कैसे बीता? मेरा बचपन जो है वो दिल्ली में ही बीता। मैं पैदा तो मध्य प्रदेश में हुआ हूँ, मुरैना ज़िला है एक, अब लोग पहचानने लगे हैं मुरैना को मूवीज़ के बाद। सो पैदा मैं वहाँ हुआ, लेकिन मेरे पिताजी की जो जॉब थी वो भी दिल्ली पुलिस में थे, तो वो दिल्ली आ गए मुझे लेकर। तो वो मुझे याद नहीं आता, लेकिन हाँ, मैं पला बड़ा दिल्ली में हूँ और मैंने स्कूलिंग करी है DPS में। उसके बाद आफ्टर माई फादर, मैं स्कूल में थे तब उनका निधन हो गया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा हूँ। सो यस, मैंने सारे एक्सपीरियंसेस लिए, मुझे बहुत मज़ा आया एक अच्छे खासे स्कूल में जहाँ पर हिंदी बोलने पर भी डांट पड़ती थी, और फिर एक ऐसे स्कूल में भी पढ़ा हूँ जहाँ क्लास भी बच्चे नहीं लेते थे। तो फिर वो मज़ा आया। मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैंने बचपन में बहुत मज़े करे हैं। नानी के घर जाना, गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार करना, अपनी बहन के आम चुरा लेना, और सब कुछ जो भी है मैंने कुछ नहीं छोड़ा। तो हाँ, बचपन बहुत अच्छा था, मुझे लगता और अच्छा हो सकता था, बट कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि, पर ठीक है, मुझे लगता है कि लाइफ आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। तो जैसा भी था, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बचपन में काफ़ी शरारती थे, तो कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको बहुत डांट पड़ी हो? बचपन में मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, देखने का भी, अभी भी है, आज भी देखता हूँ। तो मैंने पड़ोसियों के कांच बहुत तोड़े हैं मैं आई वॉज अ विकेट कीपर बैट्समैन, तो मुझे बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। आज भी मेरे को टाइम कम मिलता है, तो मैं वो था, वो बच्चे नहीं होता जो कॉलोनी के सारे कांच तोड़ देता है एंड देन लंबे लंबे शॉट लगाना। तो मेरे को फिर बहुत डांट पड़ती थी अपने घर वालों से, कभी कभार मेरे घर वालों को पे भी करना पड़ता था कि पड़ोसियों का गेट वेट लगवाना, जो भी उनकी खिड़की विड़की टूट गई है। तो ये बहुत हुआ है। और एक और बड़ा ज़ोरदार किस्सा मुझे याद आता है कि मैं काफ़ी छोटा था, तो हम अब तो गीज़र चल गए हैं, लेकिन पहले क्या, पानी रॉड से गर्म होता था, है ना। तो कमरे में पानी मम्मा ने गर्म करने के लिए लगाया, और मैंने शरारत के लिए वो गेट कुंडी ही लगा दी, तो मैंने वो खोला ही नहीं। फिर वो भाप पूरे कमरे में हो गई तो मेरी मम्मी को लगा कि अब मैं बेहोश ना हो जाऊँ, तो मेरे पापा को बोला, उनका गेट तोड़वाया। देखा तो मैं मस्त आराम से बैठा हुआ था। जो मेरी कुटाई हुई है उसके बाद जो मुझे मारा गया है
लेजिट मुझे बहुत अच्छा मारा गया है। तब से मुझे लगता है कि उसके बाद से मैं थोड़ा समझ में आया कि आप उसके बाद से सुधर गए? नहीं, सुधरा नहीं मैं, उसके बाद भी मैं लगा रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि जिससे लोग बेचारे डर जाएं कि ये क्या हुआ। तो ये किस्सा मुझे आज भी याद आता है कि ये बहुत अच्छा था, मतलब अब अच्छा लगता है, लेकिन तब मम्मी के लिए सॉरी मम्मी। हाँ। तो म्यूज़िक में आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? मेरा फेवरेट जॉनर है जो दिल को लगता है। दैट्स सिंपल एज दैट। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कहूँ मुझे रॉक पसंद है, मुझे पॉप पसंद है, क्लासिकल पसंद है। हो सकता है मेरे को एक बंगाली गाना पसंद आ जाए और उसका ना मुझे कोई शब्द समझ आ रहा हो, ना ही वो मेरे को उसका मीनिंग समझ आए, लेकिन वो मेरे दिल को लगता है। ऐसे कोई तमिल का गाना तो मैं सब कुछ सुनता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, पॉप, क्लासिकल, किसी भी लैंग्वेज का मैं सब कुछ सुनता हूँ, वो जो मेरे दिल को लगता है। तो मैं शायद ही कोई ऐसा, इवन कभी कभार मेरे स्पॉटिफाई को मैं यूज़ करता हूँ तो वो कभी कुछ स्पेनिश प्ले हो गया, कभी कुछ प्ले हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को मेलोडी सबसे पहले अट्रैक्ट करती है। वो किसी भी गाने की हो सकती है और फिर मैं उसको बहुत सुनता हूँ। तो कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है, सब कुछ सुनता हूँ, गज़ल से लेकर हनी सिंह तक, जब लगे कि हाँ ये आज ये मेरा मन है, वो सब कुछ सुनता हूँ। तो इतनी कम उम्र में आप भारत के सिंगिंग सेंसेशन बन गए हैं, तो जब लोग आपके गानों को सुनते हैं, आपके गानों को इतना प्यार देते हैं, तो तब आपको कैसा फील होता है? पहली बात तो मैं कोई भारत का सेंसेशन वगैरह नहीं हूँ। आई हैव, मतलब मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, जस्ट अ स्टार्टिंग। बट हाँ, कुछ लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, मेरे म्यूज़िक को सुनते हैं, ओरिजिनल मेरे जो गाने हैं, अच्छा लगता है। बट ना, इट कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक जितना मुझे अच्छा लगता था इनिशियल डेज में, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर लेकर आते हैं कि अब आपको और बेहतर करना है। बिल्कुल। गलती की जो गुंजाइश है वो थोड़ी कम हो गई है। जी। स्टेज पे आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको 10 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, मोरली भी और सुरों का भी। इसके साथ साथ अब नया क्या, जब मैं कुछ नया करता हूँ तो लोग उसको एक दिन में भूल के अगले दिन पूछते हैं अब और क्या चल रहा है। तो इट कम्स विद अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यस, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, पर कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हम खुद जैसे होते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। मैं सोशल मीडिया को आज भी पॉजिटिव देखता हूँ क्योंकि मैं उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे लगता है अगर हम नेगेटिव देखेंगे ही नहीं तो नेगेटिव लोगों को इतने व्यूज़ या इतने वो सब एक्सपोजर है वो नहीं मिलेगा। लेकिन हम वही लोग हैं जो हम खुद ही देखते हैं, हंसते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि यार ये सब क्या पॉपुलर हो रहा है। बिना शेयर के तो इंस्टा का एल्गोरिदम भी वर्क नहीं करता। तो वो हम में से ही कुछ लोग हैं जिसको आगे बढ़ाते हैं और फिर हम ही उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। इट्स लाइक मैथ का क्वेश्चन भी हमने बनाया, उसको सॉल्व भी हम ही करने बैठे हुए हैं। तो ह्यूमन मेड प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है आप उसको इग्नोर कर दोगे, आप उसको बॉयकॉट कर दोगे तो इसको कोई नहीं देखेगा। बट हम देखते हैं, हंसते हैं और बाहर जाके हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि हमने ही देखा है और हम उस पर खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं कि नहीं। तो इस वजह से रियल टैलेंट पीछे रह जाता है क्योंकि हमें रियल टैलेंट में मज़ा नहीं आता। हमारे जो ब्रेन के जो वो नेगेटिव ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इजीली, तो हमें लगता है कि वो जल्दी वायरल होता है। आप देखेंगे कि कोई रियल टैलेंट होगा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और जो फालतू की वीडियोस होती हैं वो जल्दी वायरल होती हैं। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को म्यूज़िक परस्यू करने की परमिशन आसानी से नहीं देते हैं क्योंकि वो इसे एक अनस्टेबल करियर मानते हैं। तो इस पर आप क्या कहना है? देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं और उन्होंने ज़िंदगी ज़्यादा देखी होती है। मैं नहीं कहूँगा कि एक अनस्टेबल करियर नहीं है, बिल्कुल है, बट एट द सेम टाइम आज समय बहुत तेज़ी से बदल गया है। पहले के ज़माने को हो सकता है जिस एरा में वो बड़े हो रहे थे उस टाइम पर प्लेटफॉर्म को यूज़ करना इतना आसान नहीं था, आज है। और आज जब मेरे जैसा कोई इंसान एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर और आइडल तक जा सकता है तो मुझे लगता है इस धरती पे कोई भी कुछ भी कर सकता है, एज सिंपल एज दैट। क्या आपके पेरेंट्स आपके म्यूज़िक को लेके सपोर्टिव थे? इनिशियली नहीं, मेरे फादर तो कभी भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो दिल्ली पुलिस में थे तो मुझे हमेशा कहते थे कि मुझे तुम्हें सब इंस्पेक्टर बनाना है और मैंने जो देखा है वो तुम नहीं देखोगे। वही सिंपल सी लाइन जो सबके पेरेंट्स बोलते होंगे, है ना, कि मैंने जो देखा है मैं नहीं चाहता तुम देखो। तो वो अपनी जगह ठीक थे,
और मुझे म्यूज़िक करना था बचपन से ही। मैं बड़ा हो रहा था तो म्यूज़िक को सुन के बड़ा हो रहा था। तो हाँ, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे कभी नहीं रोका। मुझे आज भी याद है कि मैंने ज़िद करता था, पहले गिटार की ज़िद करी तो मेरी मम्मा ने मुझे अपनी सेविंग से दिलाया। तो मेरे पापा जब सपोर्टिव नहीं थे, तो मेरे पापा जब सो जाते थे उसके बाद मेरी मम्मा मुझे गिटार क्लास भेजती थी, और अपनी पॉकेट मनी से जो उन पे जो सेविंग्स होती थी, क्योंकि मेरी मम्मा हाउसवाइफ थी, है भी, तो वो जो उनके पास जो उनकी सेविंग्स थी वो मुझे चुपचाप वो दे देती थी। उस टाइम पर 1000 रुपये फ़ीस थी, आज के वो बहुत ज़्यादा है। तो 1000 रुपये देना, मुझे चुपचाप पापा के सोने के बाद गेट से चुपचाप धीरे गेट खोल के निकाल देना, और रात को मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो उनके बिना मैं कुछ भी नहीं था, और शायद मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट नहीं करा होता तो मैं कुछ भी नहीं होता, आज यहाँ नहीं होता, पॉडकास्ट नहीं दे रहा होता। हाँ, लेकिन मेरे फादर ने फिर एक दिन पेरेंट्स मीटिंग में मेरे पापा को बुलाया गया, तो उनको बताया कि आपका लड़का बहुत टैलेंटेड है, ये गाना गाता है, आप जानते हो? तो मेरे पापा ने बोला नहीं। तो फिर मैं घर गया तो मेरे पापा के आगे आवाज़ नहीं निकलती थी। मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। एक स्ट्रिक्ट फादर की इमेज थी उनकी, तो सोचना पड़ता था 4 बार। तो उन्होंने बोला कि कुछ सुना दो, तो 4 बार आवाज़ नहीं निकली मेरी। 5वीं बार जब मैंने उनको कुछ सुनाया, मुझे आज भी याद है, किशोर दा का गाना उन्होंने मुझसे सुना था 2 लाइन, और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे म्यूज़िक के लिए नहीं टोका। जब तक वो थे तब तक उन्होंने नहीं टोका। कहते हैं जब आपका पैशन खूबसूरत हो तो आपके प्रोफेशन को भी खूबसूरत बना देता है। जिस तरह आपकी इस वर्दी में भी एक अलग पहचान है, और यहाँ तक कि आपने इंडियन आइडल तक की यात्रा भी तय की है। तो इंडियन आइडल के कुछ लम्हों के बारे में हमें बताइए ना। इंडियन आइडल लकीली हो गया बस, मतलब लाखों लोगों ने ऑडिशन दिया था। मुझे पता चला था कि 12 लाख लोगों ने ऑडिशन दिया था उस सीज़न, और उसमें मैं टॉप 20 या टॉप 30 में था, मुझे याद, हाँ टॉप 30 में मैं था। हार्डवर्क सब करते हैं, बट मुझे लगता है देयर इज़ अ लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल नॉट डिनाई, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने बहुत मेहनत करी है और किसी ने नहीं करी है, सब मेहनत करते हैं। इतने अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स थे वहाँ पर जो बचपन से क्लासिकल सीख रहे हैं, और एक मैं था जिसने बस गिटार उठाया और गाना शुरू। बट मेरी आवाज़ जज को पसंद आई, और मुझे आज भी जो सबसे अनोखा पल याद आता है कि श्रेया जी मेरे पास आई। हम तो उनको देवी मानते हैं म्यूज़िक की। जब उन्होंने मुझसे बोला कि यू हैव अ वेरी गुड वॉइस, आपकी बहुत कमाल की एक प्लेबैक वॉइस है, और जो एक जेंजी वॉइस है जो लोगों को पसंद आएगी आगे, वो बहुत खूबसूरत आवाज़ है, आप उस पर काम ज़रूर करना। जो आवाज़ है आपकी वो बहुत अलग है, उसको आप परस्यू। वो मेरे दिल में बैठ गई। मैंने कहा अब मैं कहीं चाहे कल एलिमिनेट हो जाऊँ, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं जो लेकर जा रहा हूँ वो मुझे पता है कि मैं, और श्रेया जी का ये है ना कि वो झूठ भी नहीं बोलती है, उनको म्यूज़िक के बारे में शी इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो अगर उन्होंने मुझे ये बात बोली है तो वो मेरे लिए अपनी जीत थी वो। मैंने कहा बाहर में जान दो, अब कल एलिमिनेट होते हैं, अब मैं अपने गाने बनाऊंगा, दैट्स इट। तो मुझे उससे बहुत खुशी हुई, और वही मेरे लिए सबसे अच्छा रहा। तो जब आपने इंडियन आइडल में गाना गाया था तो आप एक बार वो हमारे लिए गा दीजिए। तो दिल का दरिया तुझे कितना चाहें और हम, ये गाना गाया था मैंने, और बहुत पसंद है मुझे ये गाना। तो मुझे बोला यही गया था ऑडिशन में, मुझसे 5-6 गाने ऑडिशन से पहले सुने थे, उन्हें मेरी आवाज़ पे ये अच्छा लगा तो उन्होंने यही सुना था। दिल का दरिया बह ही गया राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और हम। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। तो जब आप कोई नए गाने गाते हैं तो उसको लेके आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है?
मैं जब नया गाना सुनता हूँ, अगर आप नए गाने की बात कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल नई कंपोजिशंस हैं, जी। तो जिन्होंने उस गाने को कंपोज करा मैं उनको सुनता हूँ, मतलब कि उनका क्या थॉट प्रोसेस रहा। सपोज करते हैं उस गाने को अगर मैंने बनाया है, मैं भी कंपोज करता हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने उसको क्या सोच के बनाया है। बट अगर मैं किसी और कंपोजर के लिए गा रहा हूँ तो मैं उनकी बात सुनता हूँ, उन्होंने किस सिचुएशन को इमेजिन करके उस गाने को बनाया है, एंड वो मेरी आवाज़ से क्या चाहते हैं। सैड है, रोमांटिक है, कितने इमोशन डालने हैं, क्या कैरेक्टर, उनको गाने के अंदर भी कैरेक्टर होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना स्माइल करके गाना है, कितना वर्ड्स को खींच के गाना है, या एक एक मोती की तरह रखना है। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर। तो वो आप मिलते रहेंगे, म्यूज़िक करते रहेंगे, अलग अलग कंपोजर से मिलेंगे, तो फिर आप वो डिकोड करना शुरू कर देते हैं। तो क्या आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं एक्साइटेड होना चाहिए? बिल्कुल है, और मैं लकीली इस साल एक अच्छी सी खुशखबरी शिक्षालय को ज़रूर दूंगा, जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ। ओरिजिनल गाना मेरा अगले महीने मिल जाएगा, जो कि मेरे इंडिपेंडेंट जाएगा। इसके अलावा जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पे चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लकीली इस साल मैं कुछ बता पाऊँ। तो आपको शिक्षालय से जुड़े हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ शिक्षालय आपके लिए क्या है? पहली बात तो 5 साल हो गए हैं। दूसरी बात, शिक्षालय, देखिए, मैं बहुत लोगों से मिला जब मेरी वीडियो वायरल हुई। मैं ये बात अमिताभ जी से कई बार बोल चुका हूँ, आप लोग तो उन्हें अच्छे से पहचानते हैं। तो उन्होंने मेरे से एक दिन ऐसे ही पूछ लिया था कि आपके लिए शिक्षालय इतना इम्पोर्टेंट है या कैसे है। तो मैंने उनको बताया कि जिस टाइम में लोगों ने मुझे पहली बार पहचानना शुरू करा, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने अपने पते की अपनी जो बात कही और उनको जो चाहिए था उन्होंने वो लिया। लेकिन अमिताभ जी और सोच जो उनकी वो थी, सोच इंडिया, और शिक्षालय ने मुझसे वो सवाल करे जो मेरे दिल के करीब थे। मेरे माँ से आकर वो घर पे मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगता है, और मेरे घर आए, बैठे और वो सवाल और वो बातचीत करी जो मेरे दिल में रह गई। तो बस तब से एक दिल का नाता हो गया शिक्षालय से। और फिर मैं यहाँ के बच्चों से जब मिला तो उनकी जो मुस्कुराहट थी वो मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखती है। तो बस फिर दिल से दिल जुड़ गए, फिर ज़रूरत नहीं पड़ी बुलाने की, मैं आता रहता हूँ। बस। आप अपनी इस सफल यात्रा का श्रेय, या यूँ कहें आपके प्रेरणा स्रोत या आदर्श, आप किसे मानते हैं? जैसा मैंने बताया कि मैं अपनी माँ को मानता हूँ। उनकी वजह से ही मैं म्यूज़िक स्टार्ट करा मैंने, और उन्हीं की वजह से मैं आज जहाँ हूँ वो उनकी बदौलत है, और उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है। तो आज भी मेरी मम्मा ने बहुत कठिन समय अपनी ज़िंदगी में देखा है, अपनी लाइफ में देखा है। तो जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो वो मेरी माता जी की जो ज़िंदगी है उससे छोटी ही होती है, पता नहीं क्यों, उनसे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं उनसे कभी बात करता हूँ या नहीं भी बात करता हूँ तो उनको देखता हूँ, मुझे लगता है कि कोई इतना परिपक्व, कोई इतना मतलब स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। बिल्कुल। तो मुझे उनका एग्जाम्पल सबसे बड़ा लगता है, और उनको देख के फिर मुझे लगता है कि हो जाएगा। जो मेरे जैसे बच्चे जो अभी म्यूज़िक सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? म्यूज़िक कभी भी फेम के लिए मत करना। मैं फेम के लिए मत करना, अगर म्यूज़िक से प्यार है तो करना, क्योंकि इस म्यूज़िक से अगर प्यार होगा तो ज़िंदगी भर चलेगा। फेम के लिए करोगे तो शायद 2-3 साल में मन भर जाए। ये पहली चीज़ है, म्यूज़िक के प्रति प्यार। दूसरा, खुद से झूठ मत बोलना। खुद से झूठ बोलना है कि हाँ हम तो इतनी प्रैक्टिस करते हैं, या हाँ हम तो अच्छा गाते हैं। मैं आज भी जब एक गाना सुनता हूँ तो मैं अब सबसे पहले 12 कमी मैं निकालता हूँ उसमें, किसी के पास जाने से पहले, कि इसमें ये ख़राब है, इसमें ये वो है। मैं खुद से झूठ नहीं बोलता। आई हैव सीन मैनी म्यूजिशियंस नहीं, बहुत लोग अपनी लाइफ में ना, कि मैंने तो इतना काम करा था, मैंने तो इतना मेहनत करा था। सब मेहनत करते हैं, सब म्यूज़िक सीखते हैं, और बहुत कंपटीशन है, और बहुत अच्छे गाने वाले लोग हैं, लेकिन ना म्यूज़िक के साथ ऑनेस्टी रखने वाले बहुत कम हैं। जी। आप वो रखो, अच्छा गाओ, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा सीखो, पर जो गाओ दिल से गाओ, ऑनेस्टी के साथ गाओ, और गलती को स्वीकारना सीखो, म्यूज़िक हो जाए। बिल्कुल। क्या आपने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है? सच बताऊँ तो हाँ भी और नहीं भी। मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, मैंने लोगों को सुन के बहुत सीखा है,
तो एक हमारे पड़ोस में एक दीदी रहती थी, बंगाली टीचर थी वो, तो वो सिखाती थी क्लासिकल म्यूज़िक और रविंद्र संगीत। तो उनको मैं 2-3 महीने मैं उनके पास गया, पर फिर मेरी फैमिली में कुछ सीरियस सिचुएशन हो गई, म्यूज़िक छूट गया। फिर मैंने 1-2 महीने एक गुरुजी के पास गया, फिर वो चले गए, उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो लकीली ना मैं कभी लगातार सीख पाया एक तालीम जिसको कहते हैं, बट मैं आई विल कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मुझे लोग बहुत अच्छे अच्छे मिले अपनी ज़िंदगी में, कि इतने अच्छे आर्टिस्टों के साथ उठना बैठना हुआ। मेरे कई दोस्त थे, कई लोग थे जो बहुत अच्छा क्लासिकल गाते थे, तो मैंने थोड़ा उनसे चुरा लिया, थोड़ा इधर से चुरा लिया। कोई गज़ल गा रहा है या कोई एक राग गा रहा है, बड़ा ख्याल गा रहा है, तो उस ख्याल को मैंने बैठ के सुन लिया। अच्छा इसमें कौन सा सुर लगता है, अच्छा ये वाला राग है, तो अच्छा इसमें मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे ही वेस्टर्न का हुआ, क्या फॉल्सिटो है क्या नहीं है, ये सब मैंने कभी वेस्टर्न भी नहीं सीखा। मैंने सुना ही के सर को मेरे आइडल हैं, मैंने मोहित चौहान को बहुत सुना, मैं सबसे थोड़ा थोड़ा सब चुरा लिया कि अच्छा इनके पास ये एक अदा है, अच्छा ये इस चीज़ को इन्होंने ऐसे कैसे, अच्छा अगर मैं किसी सिंगर को सुन रहा तो उन्होंने ये कैसे करा। अच्छा जो मेरे साथ का दोस्त था, तो गिटार तो मैंने 3-4 महीने सीखा, लेकिन जो मेरे बैंड का जो गिटारिस्ट था वो बहुत अच्छा प्ले करता था, तो मैं उसके साथ बैठा रहता था, वो 2-2 घंटे प्रैक्टिस करता था, तो मैं बस आंखों से उसको देखता था कि वो क्या कर रहा है। वो नोटिस करके मैंने अपना गिटार अपग्रेड कर लिया। वो मुझे बोलता था कि बहुत शार्प है ये, कि देख देख के सब। मैंने कहा हाँ मेरी आदत है, मैं सबको थोड़ी थोड़ी हड़प लेता हूँ सब चीज़ें। हो सकता है कि जो सिंगर मैं सुन रहा हूँ, हो सकता है मैंने आपको कुछ सुना तो आपकी मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगी तो मैं अपने गाने में इम्प्लीमेंट कर दूंगा। दैट्स सिंपल एज दैट। तो आपको इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में क्या खास बात नज़र आती है? अभी मैं मतलब खुद को इतना काबिल नहीं समझता कि मैं बता पाऊँ कि उसमें कितनी खास बात है, लेकिन जो मेरे को लगता है, जो क्लासिकल की तालीम लेते हैं उन सिंगरों के पास एक वो रहता है कि वो कोई भी कॉम्पोजिशन इजीली गा सकते। मेरे जैसे जो सिंगर हैं, हम लोग फील पे बहुत डिपेंडेंट हैं, और हमें मतलब कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि हम लोग बहुत फील पे बहुत डिपेंडेंट हैं। हो सकता है कि एक एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन को मैं एक अलग तरीके से गाऊँ जो मेरे पे सूट करे, लेकिन एक क्लासिकल सिंगर के पास क्या है कि वो ना एक सुर को समझते हैं, कि उनको पता है कि कहाँ पर उस सुर को टिकाना है, कहाँ उसे उठाना है, तो उनके पास ये रहता है कि वो एज इट इज़ उस कॉम्पोजिशन को निभा सकते हैं। तो उनके पास एक बहुत अच्छी चीज़ ये रहती है। आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं विव्या आपके साथ? हाँ जी बिल्कुल है। मेरी ज़िंदगी में जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं वो मेरे स्कूल के 2 दोस्त, और मेरी जो गली में जिनके साथ मैंने बचपन बिताया, कांच तोड़े हैं गली के। तो आज भी मैं जब कोई बात होती है जिसको सेलिब्रेट करना हो या मेरा बर्थडे होता है, तो मैं वही गिने चुने मेरे 4-5 बचपन के दोस्त हैं जिनके साथ मैं अपनी छोटी मोटी सक्सेस, अपना बर्थडे या मेरे घर आना होता है तो उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। वो मेरे साथ रहे। बाकी कॉलेज का कोई भी दोस्त तो बचपन के दोस्त हमेशा जो होते हैं ख़ास होते हैं। म्यूज़िक के अलावा आपको और क्या करना पसंद है? म्यूज़िक के अलावा मैंने बताया कि मुझे क्रिकेट देखना खेलना बहुत पसंद है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा फूडी हूँ, तो मैंने अपने ऊपर कंट्रोल करा है, यूनिफॉर्म अच्छी लगनी चाहिए तो थोड़ा कम खाता हूँ, बचपन में काफ़ी खाता था। इसके अलावा मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और मुझे घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवल बहुत पसंद है, बहुत ट्रैवल करता हूँ मैं। माउंटेन्स बहुत पसंद है मुझे, और दोस्तों के साथ चाय पे बातें करना बहुत पसंद है। म्यूज़िक फील्ड में आपके आइडल कौन है? मैंने बताया शायद, मेरे के सर जो हैं मेरे आइडल हैं। बचपन से मैं उनको सुन के बड़ा हो रहा था। उनके जो जन्नत की एल्बम थी वो मैंने बहुत रिपीट पे सुनी है, तो के सर मेरे आइडल हैं। जैसे कि आपने बताया कि के सर आपके आइडल हैं, तो उनका कोई गाना? बिल्कुल, तो ये गाना था, ये मुझे बहुत बहुत पसंद है मुझे। क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, कल था फकीर आज दिल शहज़ादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, क्या मुझे प्यार है यार, ऐसा खुमार है यार, क्या मुझे प्यार है यार, ऐसा खुमार है यार, ओ ओ ओ
ओ थैंक यू, बहुत खुश है। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आज शिक्षालय में आके, स्पेशली आज शिक्षालय के पॉडकास्ट जो एक नया लॉन्च हुआ है। बहुत मैं खुशकिस्मत मानूंगा खुद को भी कि यहाँ पर आने का मौका मिला। इसके साथ जो ख़ास बात मुझे ये लगी कि अब तक पॉडकास्ट जो होते हैं वो कोई अनुभवी लोग लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बातचीत करने में एक अलग तरीके का अनुभव है और एक खुशी महसूस हुई। और बच्चे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, जो कि शिक्षालय का एक उद्देश्य भी है। कुछ सवाल काफ़ी नए थे तो अच्छा लगा, मेरे बचपन के बारे में किसी ने बात करी, सबको लगता हम बड़े बट बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि शिक्षालय के बच्चे अब ज़्यादा और बेहतर कर रहे हैं तो और ज़्यादा खुशी है। और अन्नू मेरे आगे इतनी ज़्यादा बातें कर पा रही तो और अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू।